जय हिंद साथियों। अब मैं एक दो विवाद मेरे सामने आ रहे हैं। ज्यादा अधिकतर जितने भी हमारे साथी कॉल करते हैं तो उनको कुछ दुविधाओं में है अभी। तो पहला मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली उनके दिमाग में जो दुविधा चल रही है वो चल रही है कि दूसरी लिस्ट आएगी। धर्मगुरु रिजल्ट में। और दूसरी दुविधा उनके साथ ये चल रही है कि लगभग उनसे 40 से 50 प्रश्न पूछे गए थे और 30 से 35 मिनट उनका इंटरव्यू चला था, लेकिन उनका सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। आखिर इसका क्या कारण है? तो ये मुझे कम से कम नहीं है तो ये वाला प्रश्न संबंधी कम से कम 15 से 20 ऐसे अभी छात्र हैं जिनका मान लो सबका 30 से 35 नहीं, किसी का 25 मिनट, किसी का 30 मिनट, किसी का 20, किसी का 35, ऐसे काफी साथियों को मेरे पास कॉल आए तो मैंने उनका समाधान किया। लेकिन और जो भी ऐसी कोई शंका में हो, जिनके अंदर भी जो दुविधा हो कि आखिर उनका क्यों नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तो मैं बात एक एक करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। पहली बात तो ये दूसरी लिस्ट का जो विवाद चल रहा है, लोग बाग आप धर्मगुरु बनने जा रहे हैं और किसी भी धर्म से आप यदि संबंध रखते हैं तो पहली बात तो मेरी ये, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि आप लोग काल्पनिक आशाओं में मत जीना। आप जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों का मान लो इंटरनेट मीडिया में या सोशल मीडिया में उनका कुछ आमदनी, आर्थिक उनकी उन्नति होती होगी तो वो ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का लेके आते हैं, वो आप लोगों को फंसाते हैं। मेरा मानना यही है कि मैं एक सोशल मीडिया आप लोगों से एक मुद्दा जो डिस्कस किया था उसको आप अच्छी तरह देख लेना और फिर उसको देखते हुए आप सोशल मीडिया का उपयोग करना और कहाँ कैसे हम लोगों को सकारात्मक उपयोग करना है सोशल मीडिया का, वो आप स्वयं निर्णय करेंगे। इसका दूसरी लिस्ट का मैं अब आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या मुद्दा है। बाद में मैं ये 30 से 40 या 40 से 50 प्रश्नों वाला मुद्दा भी आपको समझा दूंगा। इसका क्या होता है दूसरी लिस्ट का कि कुछ अन्य जैसे डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, मान लो किसी आप यूपीएससी ले ले या किसी स्टेट पीसीएस ले ले, इन पे क्या होता है कि जो बच्चे फॉर्म डालते हैं वो मान लो कुछ ऐसे हैं जिनके 100 बच्चे ऐसे थे जो यूपीएससी में अप्लाई किए, फॉर्म डाले, लेकिन वो पहले से यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं। लेकिन जो उनकी योग्यता, वो समझते हैं कि जितनी हमने मेहनत की, जो हमारे अंदर योग्यता है, मुझे उसके अनुरूप पद नहीं मिला। जैसे उनको बनना था मान लो एक जिले का अधिकारी, डीएम बनना था, लेकिन वो इस समय किसी अन्य पद पर मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर है या आईपीएस बने हैं, आप लोगों ने कहीं ऐसे देखे होंगे। तो उनका रहता है कि वो फिर से फॉर्म डालेंगे। देखो भारत देश में स्वतंत्रता है, चाहे जितनी बार अप्लाई कर दो, ऐसा तो है नहीं कि आप धर्म या मतलब किसी पद पर, सरकारी पद पर चयनित हैं तो दूसरे में अप्लाई नहीं कर सकते। अब इनने डाल दिया, लेकिन इस बार इनका आईएएस का सपना था बनना है और ये मान लो आईपीएस में सिलेक्ट है, लेकिन इस बार जो उनकी रैंक आई है वो आईपीएस से भी निचली, मतलब वो मान लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट आईएफएस, इससे भी आईपीएस से भी नीचे आई है। तो अब वो लोग इस पद को ज्वाइन नहीं करेंगे आईएफएस को। अब यहाँ एक जगह बच गई। यूपीएससी वाले क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चों का रिजल्ट रिजर्व रखते हैं। यदि ऐसे कुछ बच्चे जो ज्वाइन नहीं करते हैं जितने पदों को, तो फिर उनका जो रिजर्व रखा जाता है रिजल्ट, उनको इस पदों पर अलाउट कर दिया जाता है पद। तो ये हो गया, इनका सिस्टम होता है अलग। अब मान लो, अब आते हैं हम लोग धर्मगुरु पर। आप जो भी धर्मगुरु हैं या धर्म शिक्षक हैं इंडियन आर्मी में, तो उनमें क्या होता है कि देखो एक ही पोस्ट है, अब उसमें कोई अलग अलग पोस्ट तो है नहीं है। और इसमें यूपीएससी और पीसीएस में अलग अलग पोस्ट होती है। एक सबसे बड़ी पोस्ट जो ओहदा माना जाता है वो डीएम का माना जाता है यूपीएससी में, और जो हमारा स्टेट पीसीएस में वो एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर का माना जाता है। अब इसमें आप जो धर्म शिक्षक है या आरटीजेसीओ धर्मगुरु, अब इसके अलावा इस लाइन में कोई अलग तो पद है नहीं है। तो अब जो भी धर्मगुरु सिलेक्ट हो चुका है, मान लो मैं हूं और मैं सिलेक्ट हो चुका हूं 2023 में, अब 2025 में मैं क्यों डालूंगा? आप लोग इस बात को समझना अच्छी तरह, जो इससे अभी भ्रम में है, कंफ्यूजन में है, जो जिनमें इल्यूजन बोलते हैं हम लोग।
तो इसमें यही है कि अब मैं जैसे 23 में सिलेक्ट हूँ, अब मुझे क्या पड़ी है, मैं अपना परेशान हूँ और जगह जगह पहले रिटर्न देने जाऊँ, फिर फिजिकल मेडिकल, फिर इंटरव्यू देने जाऊँ। हाँ, ऐसा है कि मान लो मुझे अपने जीवन को घूमना है और एक जर्नी टाइप में बिता रहा हूँ, तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि धर्मगुरु पद पर पहले से सिलेक्ट हो, उसी का फॉर्म डाले, उसी की परीक्षा में इतना परेशान हो, तो इसलिए ये कोई नहीं डालेगा। अब ये कोई नहीं डालेगा तो अब दूसरा रिजर्व लिस्ट लगने की कोई जरूरत ही नहीं पैदा होती। अब जो भी सिलेक्ट होंगे वो फाइनली है। अब ऐसा तो उसमें से है नहीं, हाँ बाद में ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी समस्या बस ऐसी हो जाती हैं, एक दो घटनाएं, कि जब दोबारा मेडिकल आप लोग जब फाइनल सिलेक्ट होते हैं और बाद में जब आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, तो आपका मेडिकल और फिजिकल दोनों चीजें होती हैं, उसमें यदि आप फिट नहीं होते तो फिर वहाँ वो जगह खाली हो जाती। लेकिन अब इसमें ये प्रावधान नहीं है कि वो जगह किसी कारणवश खाली हो गई तो फिर रिजल्ट दूसरा बना के आप लोगों को या वो जगह आप लोगों को दी जाए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एक दो ये रहती है चीजें अपवाद स्वरूप। यदि किसी भी ऐसे, मेरे पास भी ऐसे एक दो केस आए थे कि जिनका मेडिकली मतलब फिजिकली अनफिट हो गए थे और सिलेक्शन हो भी गया था फाइनल, लेकिन अब फिर जब फिजिकली अनफिट हो गए तो वो सेना में तो फिजिकली फिट चाहिए, तो नहीं जाते, एक दो जगह वो एक्स्ट्रा आगे जोड़ के दे देते हैं। तो इसमें अब आप ये शंकाओं से, इस भ्रम से बिल्कुल दूर हो जाना कि कोई दूसरी लिस्ट आती है, ठीक है। अब दूसरी नहीं है, जितने भी पद उनके लिए आप लोगों में योग्य नहीं मिले हैं जो लड़के, वो 10 से या 5 या 8 जितनी भी वैकेंसी बच गई है वो अगले नोटिफिकेशन में आपको जोड़ के दे दिया जाएगा। ये हमारा मुद्दा क्लियर है। अब इसमें अब ज़्यादा कोई कॉल नहीं करेगा इस चीज़ के लिए और ना कोई ज़्यादा परेशान, क्योंकि ऐसे जवाब मैं काफ़ी दे के अब पर्सनली देता हूं तो मुझे थोड़ा और परेशानियां होती है। कुछ कुछ हमारे साथी हैं, वो मैं बोला हूं कई बार कि 6 से 7 बजे के बीच में ही कॉल करें, उसके अलावा कॉल मत किया करो। लेकिन जिनको जब फ्री होते हैं तो वो दूसरे की बात सुनते कहाँ हैं, उनको तो अपने हिसाब से, जैसे अब क्या है कि पंडित लोग हैं, कर्मकांड करवाते हैं, तो उसी आधार पर आपसे बात करेंगे। तो 6 से, जहाँ तक कोशिश हुआ करे तो 6 से 7 बजे तक ही कॉल किया करो। और इसके पहले मैं, बहुत ऐसे रहते हैं कि नहीं होता, बहुत क्या, मैं सारे कम से कम 1% ऐसा हो जाए धोखे से कि जो रिसीव हो जाता है कॉल, बाकी मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग की दूसरा हमारा जो मुद्दा है कि 30 से मतलब 20 से 35 लेते हैं हम लोग, जैसे 20 मिनट से 40 मिनट इसका औसत मान लेते हैं। और लगभग 15 बच्चों के मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि हमसे 40 से 50 प्रश्न पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन है, ये टाइम है, मिनट, ठीक। तो आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना। और इसमें जो कारण था, मुझे तो पहले से ही शंका थी, लेकिन जो लड़के मुझे इंटरव्यू जबलपुर के जब गेट के बाहर मिलते थे तो खुश हुआ, मैं उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहता था कि आखिर यहाँ से खुश होके जाए रिजल्ट में, जो भी अपना तब तक अपना कंट्रोलिंग करने के लिए जितने भी मनोभाव है सक्षम हो जाते हैं लड़के, तो मैंने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ सबसे पहले जो रीजन आता है पहला, कि आप लोगों ने प्रश्नों के उत्तर, यहां कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए, पहला तो ये आ गया, ठीक है। अब वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो शुरुआत से आपने प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई आप मान लो एक सकारात्मक चीजों को लेकर बढ़ते हैं साइको वाले प्रश्नों में या जीके वाले प्रश्नों में, लेकिन अंततः आप ऐसा तो नहीं कि नकारात्मकता की ओर मुड़ गए। अब यदि आप सकारात्मक को लेके चले और लास्ट में आपने कोई ऐसा उत्तर फाइनली में दे दिया कि जिसमें आपका नकारात्मक दृष्टिकोण वहां प्रदर्शित हो जाए, तो आप पहले यहीं पे भी विरोधाभास अपने आप में कर लिया। अब जब आप अपने आप में स्वयं विरोधाभास उत्पन्न कर लेते हैं तो आप मतलब सीधा है कि आप अभी दुविधा में हैं, आप संकट की स्थिति में, आप अपने आप में पूर्ण विश्वास रखते ही नहीं हैं। तो वो कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका प्रश्नों का उत्तर सही तो गए हैं, लेकिन कोई विचारात्मक दृष्टिकोण में
ऐसा कुछ हो गया कि पहले किसी दिशा में चल रहे थे, लेकिन अंततः उन्हें ऐसी दिशा पकड़ ली जिनसे उनके प्रश्नों के उत्तर में दोनों में विरोधाभास हो गया। तो कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ। ठीक है, स्थिति समझना आप कैसे क्यों नहीं हुआ है। अब आते हैं हम लोग दूसरी पर। अब दूसरी स्थिति, आपने कितने सही दिए हैं प्रश्नों के उत्तर, और वो कौन सा उत्तर है। मान लो आपने 40 प्रश्न पूछे, आपने 39 प्रश्नों का जवाब सही दे दिया, लेकिन एक प्रश्न वो ऐसा था जो आपके सिलेक्शन का मतलब परिणाम था कि वो प्रश्न का उत्तर यदि आप दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो नहीं दे पाते हैं तो शायद आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो आप इस सिलेक्शन में आपने उसका नहीं दिया। 39 में मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं आप लोगों की बात पे कि आपको लगता है कि मैंने सही 39 भी दिए, लेकिन लास्ट वो ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा गया वो आप उसको बहुत हल्के में ले गए हो, लेकिन वही ऐसा प्रश्न हो सकता है कि जिसमें आपका सिलेक्शन रुक गया हो। तो एक ऐसा होता है कि आपने एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको सिलेक्शन से अंदर या बाहर करवा दिया जाता, तो वो ऐसा हो गया। तो कुछ ऐसे बाहर हो गए हैं इस प्रश्न की वजह से। अब आ जाते हैं हम लोग ये तीसरा। आप लोगों को लगता है कि मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछे गए और मैंने सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया, तो ये पहले मुझे आप बताएं कि आपने कैसे मान लिया कि आप लोगों ने सही दिया जवाब। अब यहाँ पे अब आ जाते हैं सही और गलत। ठीक है, अब एक कैसे आपने मान लिया कि ये मेरे जवाब सही थे। जब मैंने काफी ऐसे बच्चों से बात की तो उन लोगों ने मैं सबसे पहले यही पूछा था, मेरा 30 से 35 मिनट गया, मुझसे इतने प्रश्न किए गए और फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैंने सबसे पहले मैं जानता था उनका, मैं ये बोलता था कि शुरुआत कहाँ से हुई, आप प्रश्न बताएं, और फिर आपने उसका उत्तर कैसे प्रस्तुत किया फिर बताएं। तो ऐसे मैंने काफी बच्चों से लगभग मैंने सभी जितने बच्चों से बात की उनसे यही मेरी बात हुई है कि उनको ऐसा लगता था कि मैंने सही दिया। अब उनको किस वजह से ऐसा लगा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर सही हैं, जब मैंने उनसे साइको साथ में जीके वाले ऐसे प्रश्नों से उनकी बात की तो उनका प्रश्नों में नकारात्मकता या गलत थे उनके प्रश्न। तो कुछ ऐसे हैं कि आपको लगता बस है कि मैंने सही दिए, लेकिन वो जो प्रश्नों के जवाब वो गलत थे, तो कुछ ऐसे निकल गए बाहर। अब भले ही आपका ऐसा हो जाता है कि आप शुरुआत अच्छी कर देते हैं, उनको आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट जाग जाता है आप में कि नहीं आपको धर्म गुरु बनना चाहिए, लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ते हो वैसे ऐसे गलत दिशा में या नकारात्मक दिशा में आप बढ़ने लगते हैं, तो अंततः वो आपसे आशा करते हैं कि शायद अभी जो बच्चा है, विद्यार्थी है, वो हमारे प्रश्नों को समझ जाए, हमारी क्या अपेक्षा है, और शायद अभी सही दिशा में लौट आए। तो अब यहाँ एक जो चौथी स्थिति सही गलत से अलावा बनती है, एक बनती है दिशा। एक दिशा सकारात्मक है और ये नकारात्मक दिशा है। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है, मुझे पता है, जो आपको खुद लग जाता है कि मैं शुरुआत सच्चाई या मतलब सही प्रश्नों से किया है, लेकिन आप बीच में ऐसी दिशा से भटक गए हैं जो उनको लगता है कि आप शायद वापस लौट आते, इसलिए आपसे प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाते, लेकिन अंततः आप उनका मोटिव नहीं समझ पाते, उस दिशा में नहीं लौट पाते, तो आप लोग बाहर कर दिए जाता है। उनने आपको बहुत ऐसा मौका दिया है कि आप शायद लौट आए हो, आपको चांस मिल जाए चुनने में, धर्मगुरु बनाने में, लेकिन आप उस रास्ते पे नहीं लौटते हैं। आपको ओवर कॉन्फिडेंस वहीं उत्पन्न हो जाता है कि अब तो जब इतने खुश हो के ये लोग पूछ रहे हैं सवाल और इतना टाइम हो गया है, इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, वहां आप अतिवादिता के शिकार हो जाते हैं, वहां आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल एक एक पॉइंट मेरा याद रखना है मैं, क्योंकि ये सारे गुण इंटरव्यू वालों के बताता हूँ। और मुझे इंटरव्यू क्या है कि पैनल वालों से नहीं है मेरा संपर्क, आप लोगों को लगे कि पैनल वाले, ये जब आप लोग चाहे मनोविज्ञान के ले, मैं एक अभी सिलेबस लेके आ रहा हूँ मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का, तो उसमें समझ लेना कि आखिर ये कैसे पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी स्थितियां बन जाती। तो इन सारी स्थितियों की वजह से उन छात्रों का, विद्यार्थियों का, हालांकि उनने मेहनत बहुत अच्छी की है, थोड़ा मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, यदि आप लोगों के आसपास कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हो जो इस क्षेत्र में
संबंध रखता हो, तो आप लोग उनसे अपना ज्ञान का टेस्ट जरूर करवा लेना कि मैंने बताया था कि आपको सब जानते हैं, सब लोग सभी कुछ जानते हैं, लेकिन वो कौन सी दिशा में ज्ञान कब जरूरत पड़ती है वो आप यदि टेस्ट नहीं करवाएंगे, चेक नहीं करवाएंगे अपने आप को, आप पता कैसे लगा पाएंगे कि ये मेरा सही है, ये गलत है। आपको आता सब कुछ है, वहां स्थितियां क्या बनती है कि आप जो भी मुद्दा जानते हैं वो उसी में ऐसी स्थिति फंसाते कि आप लोग को नहीं दे पाते। तो मैंने कई लोगों को अब ऐसा दिया था, जो भी इस पे गलती हुई है जिन भी साथियों का, तो उसमें कोई अब पछतावा वाली बात नहीं है, लेकिन आपको गलतियों को देखते हुए सुधार जरूर करना है। और जो भी मैंने कई बार बोला है कि मेरे से मदद होगी, मैं आपकी मदद बिल्कुल हर क्षेत्र में संभव कोशिश करूंगा। आज मैं आप लोगों को कल सुबह क्लास में लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरा साइको का जितना भी हमारा डिमांड है धर्मगुरु में इसके लिए इंटरव्यू के लिए, और साथ में हमारे जो रिटन पेपर में कुछ प्रश्न डालने लगे हैं, तो इसके लिए मैं पूरा सिलेबस आपको पाठ्यक्रम बता दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त उसमें यही है कि मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध नहीं कराऊंगा, मेरे पास पीडीएफ भी, क्योंकि जब तक आप लिखना नहीं शुरू करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे, मेरा बात है। आप लोग सोचे कि हम लोग वीडियो, यूट्यूब, ऑनलाइन इन सारी चीज़ों से विद्वान बन जाए, कभी नहीं बन सकते हो। आप लोगों को केवल वो फीलिंग जरूर आ जाती है, ठीक है, दिखावे की संस्कृति जरूर बढ़ जाती है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, और कुछ ऐसे तर्क एक दो जो तर्कों में पेश करके आप लोग ज्ञानी बनने की कोशिश करते। तो अभी जब मैं वीडियो में क्लास लिया करूंगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को छात्रों अपने आप को गुरु मानकर क्लास लेता हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए इन सारी कड़वी बातों का उपयोग करना पड़ता है। तो इसका बुरा मत मानना, यदि इसको बुरा लगे तो मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को एक कल्पना या कुछ ऐसे आडंबर में, पाखंडवाद में फंसा कर रखूं। मेरे को कुछ फायदा तो हो सकता है, लेकिन आपके जीवन का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप मुझे छोड़कर भी जा सकते हैं। मैंने कई बार बोला है कि ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जिसको लगता है कि यहाँ से हमको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है अपनी धर्मगुरु की तैयारी में, तो आप बिल्कुल छोड़कर किसी और जो भी आपका मार्गदर्शन करे वो आप वहाँ से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने कई बार आप लोगों से बोला कि देखो, ज्ञान वाली चीज़ें हैं, आपको जिस भी क्षेत्र से, जिस भी जगह से मिले, आप बिल्कुल भरपूर लेना है। आपको एक संकीर्ण मानसिकता वाला, बिल्कुल विचारधारा वाला बनना नहीं है कि नहीं मुझे यही मेरे पूर्ण रूप मतलब परमात्मा, ईश्वर स्वयं यही है, इन्हीं से ज्ञान लेना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे जहां आपको लगे कि ये ज्ञान हमारे काम का है, वो हमारे जीवन में एक बिल्कुल सकारात्मक दिशा में हमको ले जा सकता है, तो आप लोगों को ऐसी चीज़ों से, चाहे वो पुस्तकें हो, चाहे वो टीचर हो, बिल्कुल आपको ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, धन्यवाद।